كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 8th क्लास सोशल से 19th चैप्टर जिसका नाम है समाजी व मजहबी इस्लाही तहरीकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी है वो डिस्कस करते हैं। बहुत से यूरोपी आलिमों ने हिंदुस्तान के क़दीम अदब का मुताला किया और इसका तर्जुमा किया। चूँकि इन्होंने मशरक़ी अदब की किताबों का मुताला किया था, इनको मशरक़ीन या फिर ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है। जब यूरोपी जो भी थे हमारे हिंदुस्तान को आए थे और यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे, तब उन्होंने क्या किया, जो भी हमारा क़दीम अदब है यानी कि वेदास और जो भी किताबें हैं उनका मुताला करना शुरू किया और उन किताबों का तर्जुमा भी किया। और जो किताबें थी वो मशरक़ी अदब की थी, हिंदुस्तान की थी ना, तो मशरक़ी अदब की थी। इसीलिए जिन्होंने इन किताबों का तर्जुमा किया था उन्हें मशरक़ीन कहेंगे। क्या कहेंगे? मशरक़ीन या फिर ओरिएंटलिस्ट। क्या कहेंगे? ओरिएंटलिस्ट या फिर मशरक़ीन। क्यों? क्योंकि जिन किताबों का उन्होंने मुताला किया और उसका तर्जुमा किया था वो मशरक़ की किताबें थी, यानी कि मशरक़ी अदब था। इसीलिए इन्हें मशरक़ीन या फिर ओरिएंटलिस्ट कहेंगे। जो ओरिएंटलिस्ट फेमस है यानी मशरक़ीन, वो है विलियम जोन्स और मैक्स मिलर। ठीक है, विलियम जोन्स और मैक्स मिलर। इन्होंने क्या किया, जो भी संस्कृत की किताबें हैं उसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया। किस में तर्जुमा किया? अंग्रेज़ी में। कौन सी किताबों का? संस्कृत की किताबों का, वही वेदास वगैरह का। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो यूरोपी अफराद थे उन्होंने हिंदुस्तान में छापा खाने को भी मुतारफ़ करवाया, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस को हिंदुस्तान में लाने वाले कौन हैं? यूरोपी अफराद। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे राजा राम मोहन राय। ये नाम तो आपने सुना होगा। राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने ब्रह्मो समाज की बुनियाद डाली थी, यानी कि ब्रह्मो समाज को कायम किया था। और जो राजा राम मोहन रॉय है ये 1772 में बंगाल में पैदा हुए। 1772 में बंगाल में पैदा हुए। राजा राम मोहन राय 1772 में कहाँ पैदा हुए? बंगाल में पैदा हुए। और इन्होंने कौन से समाज की बुनियाद डाली? ब्रह्मो समाज। ठीक है। जो राजा राम मोहन रॉय थे ये संस्कृत में, फ़ारसी और अंग्रेज़ी के अजीम आलिम थे और वो अरबी, लातिनी और यूनानी से भी वाकिफ़ थे। कौन? राजा राम मोहन रॉय। ये कहाँ पैदा हुए? बंगाल में पैदा हुए। कब? 1772 को। और ये कौन कौन सी ज़ुबानें जानते थे? संस्कृत, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, अरबी, लातिनी और यूनानी, ये सभी से ये वाकिफ़ थे। इन्होंने हिंदू मत, इस्लाम, ईसाईयत और तसव्वुफ़ का अमीक़ मुताला किया था। इन्होंने क्या किया? जो भी दीगर जो भी मज़ाहिब है उसका भी मुताला किया था। मुख्तलिफ़ मज़हबी किताबों का मुताला करने के बाद इन्होंने लास्ट ये नतीजा अख़ज़ किया कि खुदा एक है और जो बुतों की पुरसतिश की जाती है, जो क़ुरबानियाँ अंजाम दी जाती है, वो गलत है कहा इन्होंने। और इन्होंने इस बात का भी यकीन दिलाया कि जो तमाम मज़ाहिब हैं उनका असल जो अक़ीदा है वो एक सा ही है और एक दूसरे पर नुक्ताचीनी भी नहीं करनी चाहिए, ये दुरुस्त नहीं है, ऐसा राजा राम मोहन राय कहते थे। इनका ये भी ख़्याल था कि हमें ऐसे मजहबी अक़ीदे को तस्लीम करना चाहिए जो माक़ूल हो और इससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, ऐसे मज़हब को इख्तियार करना चाहिए इन्होंने कहा। इन्होंने पुजारियों की बालादस्ती को मुस्तरद कर दिया और लोगों को मज़ाहिब की असल किताबों के मुताल्लिक़ की तरग़ीब दी, यानी कि जो पुजारियाँ वग़ैरह है तो उनकी सरपरस्ती करने की हमें क्या ज़रूरत है। हम ख़ुद भी तो किताबों का मुताला कर सकते हैं, तो अपने जो मज़हबी किताबें हैं उसका मुताला हम ख़ुद करें, ऐसा राजा राम मोहन रॉय ने कहा। और इन्होंने अपने ख़यालात को रिसालों और किताबों में शामिल किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? रिसाले और किताबों के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार किया और इशाअत की नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया ताकि इनके अफ़कार और नज़रियात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ये उतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं थे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं। राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्मो समाज को क़ायम किया। हमने क्या पढ़ा? ब्रह्मो समाज को क़ायम किया राजा राम मोहन रॉय ने, लेकिन कब? 1828, 1828 में। ठीक है, 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज को क़ायम किया। कौन सा समाज को? ब्रह्मो समाज को। राजा राम मोहन रॉय की वफ़ात 1833 में हुई। कब हुई? 1833 में हुई। तो जब राजा राम मोहन रॉय की वफ़ात हो गई तो उसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने
ये तहरीक की रहनुमाई की। कौन सी तहरीक की? जो ब्रह्म समाज की तहरीक है उस तहरीक की रहनुमाई की। किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। और राजा राम मोहन रॉय ने सती के रस्म के ख़िलाफ़ मुहिम का भी आगाज़ किया और इनकी ही वजह से 1829 में सती की जो रस्म है उसको ममनू करार दे दिया गया। तो हमने क्या पढ़ा इसमें? इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? जो राजा राम मोहन रॉय है वो बंगाल में पैदा हुए। कब? 1772 में। और ये मुख्तलिफ़ ज़बानों को जानने वाले थे और इन्होंने ब्रह्म समाज को कब क़ायम किया? 1828 में ब्रह्म समाज को क़ायम किया राजा राम मोहन रॉय ने। और इनकी वफ़ात कब हुई? 1833 में इनकी वफ़ात हो गई। वफ़ात के बाद जो ये तहरीक थी इनको किसने आगे बढ़ाया, किसने रहनुमाई की? देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। जो सती की रस्म है उसके ख़िलाफ़ मुहिम किसने चलाई? राजा राम मोहन रॉय ने। और सती की जो रस्म है उसको ममनू करार दे दिया गया। कब? 1829 में, 1829 में। ठीक है, 1829 में सती की जो रस्म होती थी उसको ममनू करार दे दिया गया। यानी कि जो बेवा होती थी तो उसको उसके हस्बैंड के साथ जला दिया जाता था। तो वो जो रस्म है उस पर पाबंदी लगा दी गई। कब? 1829 में, 1829 में। नेक्स्ट हम देखेंगे केशव सेन। नेक्स्ट कौन है? केशव सेन। जो केशव सेन हैं, केशव सेन ने महाराष्ट्र का दौरा किया और मुंबई में 1867 में प्रार्थना समाज की बुनियाद रखी। 1866 ईस्वी में प्रार्थना समाज की बुनियाद रखी। किसने? केशव सेन ने। केशव सेन ने क्या किया? महाराष्ट्र का दौरा किया और मुंबई में प्रार्थना समाज की बुनियाद डाली। कब? 1867 ईस्वी में। ये केशव सेन कौन है? ये वही है केशव चंद्र सेन जिन्होंने जो राजा राम मोहन रॉय है उनकी तहरीक की रहनुमाई की थी। जो राजा राम मोहन रॉय की तहरीक थी उसकी रहनुमाई के लिए ही इन्होंने सारे हिंदुस्तान में लेक्चर्स और अपने ख़यालात की तशहीर करते हुए वो दौरा करते थे। तो इसी तरह उन्होंने महाराष्ट्र का भी दौरा किया था और वहाँ पर इन्होंने क्या किया? मुंबई में प्रार्थना समाज की बुनियाद डाली 1867 ईस्वी में। और इसका आगाज़ किया मशहूर स्कॉलर M.G. रनाडे और R.G. भंडारकर ने। ठीक है, M.G. रनाडे और R.G. भंडारकर ने इसका आगाज़ किया। जो प्रार्थना समाज की बुनियाद डाली थी उसका आगाज़ किया। किसने आगाज़ किया? R.G. भंडारकर और M.G. रनाडे ने। और इनके जो ख़यालात थे वो ब्रह्म समाज से मिलते जुलते थे। ठीक है, जो राजा राम मोहन रॉय का जो समाज था ब्रह्म समाज, उससे मिलते जुलते थे प्रार्थना समाज के ख़यालात। नेक्स्ट जो ये केशव सेन थे यानी कि केशव चंद्र सेन, ये आगे चलकर रामकृष्ण परमहंसा के शागिर्द बन गए। क्या कहा जा रहा? जो केशव सेन हैं वो आगे चलकर रामकृष्ण परमहंसा के शागिर्द बन गए। ठीक है, रामकृष्ण परमहंसा के शागिर्द बन गए। कौन? केशव सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन या फिर केशव सेन कह लें, एक ही बात है। अब जो ये केशव सेन थे इनके असरात पड़े कंदुकूरी वीरे सलिंगम पर। ठीक है, कंदुकूरी वीरे सलिंगम ये आंध्र प्रदेश से थे, तो इन पर गहरे असरात पड़े केशव सेन के। किस पर? कंदुकूरी वीरे सलिंगम से। यहाँ पर देखिए लिंक करते हुए एक के बाद एक टॉपिक्स दिए गए हैं। फर्स्ट ब्रह्म समाज है, तो जो ब्रह्म समाज है राजा राम मोहन राय की डेथ के बाद केशव सेन और जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने उस तहरीक को आगे बढ़ाया था ना, तो फिर केशव सेन ने क्या किया? प्रार्थना समाज की बुनियाद डाली। फिर इसी तरह से जो प्रार्थना समाज की बुनियाद डालने के बाद में जो केशव सेन थे उनके ख़यालात का जिस पर असर पड़ा वो है कंदुकूरी वीरे सलिंगम। ठीक है, फर्स्ट राजा राम मोहन राय, फिर उनसे केशव चंद्र सेन, फिर उनसे कंदुकूरी वीरे सलिंगम। तो जो कंदुकूरी वीरे सलिंगम है अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कंदुकूरी वीरे सलिंगम है इन्होंने जुनूबी हिंद में समाजी इस्लाही तहरीक का आगाज़ किया। ठीक है, वीरे सलिंगम ने क्या किया? जो जुनूबी हिंद है यहाँ पर इस्लाही तहरीक का आगाज़ किया। ये किससे मुतासिर थे? केशव सेन से। याद रखें, जो कंदुकूरी वीरा सलिंगम है ये किससे मुतासिर थे? ये केशव सेन से। और केशव सेन किससे मुतासिर थे? राजा राम मोहन रॉय से। ठीक है,
तो इन्होंने क्या किया, वीरेशलिंगम ने जनूबी हिंद में समाजी इस्लाही तहरीक का तो आगाज़ किया और आंध्र प्रदेश में ब्रह्म समाज की बुनियाद रखी। ठीक है, कौन से समाज की? ब्रह्म समाज की। असल में ब्रह्म समाज को किसने कायम किया था? राजा राम मोहन रॉय ने। कब? 1828 में, 1828 में। तो वही ब्रह्म समाज की बुनियाद आंध्र प्रदेश में किसने रखी? वीरेशलिंगम ने। किसने रखी? वीरेशलिंगम ने। और इन्होंने राजमंड्री के करीब धवालेश्वरम में एक स्कूल भी कायम किया। वीरेशलिंगम ने कहाँ पर स्कूल कायम किया? राजमंड्री के करीब धवालेश्वरम ने। ठीक है, राजमंड्री के करीब धवालेश्वरम ने। और इन्होंने है ना सारी कोशिश और जो इनकी मतलब तहरीक थी बेवा की शादी और जो बचपन में शादी की जाती है उसकी तनसीख में लगा दी और तालीम निस्वा इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया, क्योंकि उस ज़माने में जो औरतों की तालीम है उसको ममनू समझा जाता था, इसीलिए इन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया। और इन्होंने क्या किया? राजमंड्री के करीब धवालेश्वरम में एक स्कूल भी कायम किया। किसने? वीरेशलिंगम ने। क्या पढ़ा हमने? जो वीरेशलिंगम थे उन्होंने जनूबी हिंद में समाजी इस्लाही तहरीक का आगाज़ किया। जनूबी हिंद में समाजी इस्लाही तहरीक का आगाज़ किसने किया? वीरेशलिंगम ने। और आंध्र प्रदेश में ब्रह्म समाज की बुनियाद किसने रखी? वीरेशलिंगम ने। और राजमंड्री के करीब धवालेश्वरम में स्कूल किसने कायम किया? वीरेशलिंगम ने। ब्रह्म समाज की बुनियाद किसने डाली? राजा राम मोहन रॉय ने। ब्रह्म समाज की बुनियाद कब डाली गई? 1828 में, 1828 में। जो वीरेशलिंगम थे वो किससे मुतासिर थे? केशवा सेन से। ठीक है, यानी कि केशव चंद्र सेन से मुतासिर थे। प्रार्थना समाज की बुनियाद किसने डाली? केशव सेन ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंदा। ये तो नाम आपने सुना ही होगा, स्वामी विवेकानंदा। जो स्वामी विवेकानंदा है ये भी रामकृष्ण परमहंसा के पैरोकारों में से थे और इन्होंने क्या किया? रामकृष्ण मिशन कायम किया। किसने? स्वामी विवेकानंदा ने। ठीक है, जो स्वामी विवेकानंदा है ये रामकृष्ण परमहंसा के पैरोकारों में से थे और इन्होंने क्या किया? रामकृष्ण मिशन कायम किया। कौन सा मिशन कायम किया? रामकृष्ण मिशन कायम किया। जो केशवा सेन है वो आगे चलकर रामकृष्ण परमहंसा के शागिर्द बन गए थे, ये हमने पढ़ा। तो इसी तरह स्वामी विवेकानंदा भी रामकृष्ण परमहंसा के शागिर्द यानी कि पैरोकार थे। तो इन्होंने क्या किया? स्वामी विवेकानंदा ने रामकृष्ण मिशन कायम किया और इन्होंने 2 मकासद बतलाए उसमें। फर्स्ट, इस्लाहशुदा हिंदू मज़हब का अहिया। सेकंड, कौमी तामीर नू के लिए समाजी खिदमत। ये 2 इन्होंने क्या करें? बुनियादी मकासद बताए। और इन्होंने ये कहा कि जो उपनिषद होती है उनकी जो किताबें हैं उसकी तालीम पर ज़ोर दिया स्वामी विवेकानंदा ने और इसका तर्जुमा भी किया और कसीर तादाद में शाया भी किया गया। ये जो स्वामी विवेकानंदा ने उपनिषदों का तर्जुमा किया था और इनका ख्याल था कि हिंदू मज़हब दूसरे तमाम मज़ाहिब से बरतर है। ऐसा कौन मानते थे? स्वामी विवेकानंदा। तो यहाँ पर क्या पढ़ा हमने? स्वामी विवेकानंदा किसके पैरोकार थे या फिर किसके शागिर्द थे? रामकृष्ण परमहंसा के। और इन्होंने कौन सा मिशन कायम किया था? रामकृष्ण मिशन। और इन्होंने 2 कौन से मकासद बतलाए थे? फर्स्ट, इस्लाहशुदा हिंदू मज़हब का अहया और कौमी तामीर नू के लिए समाजी खिदमत। और इन्होंने कौन से बुक्स की तालीम पर जोर दिया? उपनिषद। ठीक है, उपनिषदों का तर्जुमा किया और उसको शाया भी किया। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट कौन है? दयानंद सरस्वती। ये समाजी मुसल्लह थे और इन्होंने कट्टर रस्मी तर्ज के हिंदू मत को मुस्तरद कर दिया। ठीक है, जो हिंदू मज़ाहिब में जो कैस्ट वगैरह होते हैं और ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा आला दर्जे दिए जाते हैं और बुत परस्ती की जाती है, तो इन्होंने इस तरह की जो कट्टर रस्मी तर्ज है उसको मुस्तरद कर दिया और क्या बन गए? सन्यासी बन गए और ख़ुद ही वेदों का मुताला किया। किसने? दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने। और इन्होंने आर्य समाज को 1875 में कायम किया। आर्य समाज को किसने कायम किया? दयानंद सरस्वती ने। कब? 1875 में कायम किया। और ये भी एक बरतर खुदा की इबादत की तलकीन करते थे। कौन? दयानंद सरस्वती, क्योंकि इन्होंने वेदों का मुताला किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सत्यार्थ प्रकाश, ये दयानंद सरस्वती की बुक का नाम है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश ये एक बुक है जो किसने लिखी? दयानंद सरस्वती ने लिखी। मतलब अपने जो भी तसव्वुरात है उसको, उस ख्यालात का इजहार इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामी बुक में लिखा। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश नामी किताब में इन्होंने जो भी इनके ख्यालात है उसका इजहार किया। 1883 में इनकी वफ़ात हो गई।
1883 में इनकी वफ़ात हो गई। उसके बाद इनके जो मानने वाले थे उन्होंने पंजाब में DAV दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज क़ायम किया। 1883 में 1883 में इनकी वफ़ात हो गई। किसकी? दयानंद सरस्वती की। तो उसके बाद में इनके जो मानने वाले थे उन्होंने DAV दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज क़ायम किया, क्योंकि ये वेदों के मुताले पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देते थे और ये कौन थे? सन्यासी थे। नेक्स्ट जो इनके मानने वाले थे उन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल कांगरी यूनिवर्सिटी क़ायम की। ठीक है, जो आर्य समाज के मानने वाले थे उन्होंने गुरुकुल कांगरी यूनिवर्सिटी क़ायम की। कहाँ पर? हरिद्वार में। कहाँ पर? हरिद्वार में। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? दयानंद सरस्वती ये समाजी मुसल्लत थे और इन्होंने जो कट्टर रस्मी तर्ज है हिंदू मत का उसको मुस्तरद कर दिया था और क्या बन गए थे? सन्यासी बन गए थे। इन्होंने कौन से बुक्स के मुताले पर जोर दिया? इन्होंने जो वेद है वेदों के मुताले पर बहुत ज़्यादा जोर दिया और इन्होंने आर्य समाज की बुनियाद डाली। कब? 1875 1875 में। और इनकी वफ़ात कब हुई? 1883 1883 में। और इसके बाद में जो इनके मानने वाले थे उन्होंने पंजाब में DAV दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज क़ायम किया। ठीक इसी तरह से हरिद्वार में गुरुकुल कांगरी यूनिवर्सिटी भी क़ायम की गई। क्लियर? तो ये था दयानंद सरस्वती के रिलेटेड। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर सैयद अहमद ख़ान। नेक्स्ट कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान। जो सर सैयद अहमद ख़ान थे तो उनका मानना था कि मुसलमानों को तरक्की के लिए नज़्म व नस्क़ में हिस्सा लेना ज़रूरी है और सरकारी मुलाजिमत भी करनी चाहिए, ऐसा ये मानते थे और ये बिल्कुल सही भी है। और जो मुस्लिम मिल्लत है उसको जदीद बनाने की सही करने लगे सर सैयद अहमद ख़ान, और ये सिर्फ जदीद तालीम के ज़रिए ही हो सकता है, ऐसा इनका मानना था। यानी कि जो सरकारी मुलाजिमत है और जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसमें मुस्लिम्स भी पार्टिसिपेट करें। तो ये कब होगा? जब मुस्लिम जो है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करेंगे, जो जदीद तालीम है उसी के ज़रिए ये तमाम चीज़ें मुमकिन हो सकती है, ऐसा कहा था सर सैयद अहमद ख़ान ने। और इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया था तालीम पर। और ये क्या करते थे? अपने जो भी ख़यालात है उसकी तशहीर रिसाले के ज़रिए करते थे। ठीक है, सर सैयद ने जदीद तालीम के फैलाव के लिए अलीगढ़ तहरीक का आगाज़ किया। अलीगढ़ तहरीक का आगाज़ किसने किया? सर सैयद अहमद ख़ान ने। ये तो आप सभी को याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो सर सैयद अहमद ख़ान हैं इन्होंने 1864 ईस्वी में साइंटिफ़िक सोसाइटी को फ़रोग़ दिया। ठीक है, साइंटिफ़िक सोसाइटी का क़याम किसने किया? सर सैयद अहमद ख़ान ने। कब? 1864 ईस्वी में किया। और इन्होंने जो भी साइंसी किताबें हैं उसका उर्दू में तर्जुमा किया। ठीक है, उर्दू में बहुत सी साइंसी तसानीफ़ का इन्होंने तर्जुमा भी किया और उसे शाया भी किया। और इनका अजीम तरीन कारनामा क्या है? 1875 में 1875 में अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, MAO मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, ये किसने क़याम किया? सर सैयद अहमद ख़ान ने। कब? 1875 1875 में। जो हम जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वही क्या है? MAO है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है वो। दरअसल उसी का नाम चेंज करके क्या रखा गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यानी कि उसकी हैसियत से वो बहुत ज़्यादा तरक्की पा गई। तो ये कब स्टार्ट हुआ? 1875 में, 1875 में MAO के नाम से ये स्टार्ट हुआ था, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, उसको बाद में क्या रखा गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जो सर सैयद अहमद ख़ान थे वो तालीमी निस्वा और पर्दे की तनसीख के ख़ायल थे। ठीक है, जो पर्दा सिस्टम है इस्लाम में तो उसके ख़िलाफ़ थे ये। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल पर्दा नहीं करना चाहिए। वो दौर में पर्दे का मतलब ये होता था कि मतलब औरतें घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, बस अंदर ही रहती थी। तो जो सर सैयद अहमद ख़ान हैं उन्होंने कहा कि औरतों को भी तालीम हासिल करनी चाहिए, यानी घर से बाहर निकलकर तालीम हासिल करना चाहिए। तो ये सेंस में दिया गया है ये, तो इसे गलत मत समझें। क्लियर? तो नेक्स्ट हम देखेंगे शादी की अक़ल तरीन उम्र। 1846 में एक क़ानून मंजूर किया गया और इसकी रोज़ से 10 बरस से कम उम्र के लड़के और लड़कियों की शादी मनसूख करार दिया गया। पहले क्या होता था? हिंदुस्तान में बाल विवाह बहुत ही आम था, छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, कर दी जाती थी। तो 1846 में एक क़ानून मंजूर किया गया और कहा गया कि 10 साल से कम उम्र के जो भी लड़के हों या फिर लड़कियां हों उनकी शादी नहीं करनी चाहिए। इस तरह से क़ानून मंजूर किया गया। कब? 1846 में, 1846 में।
नेक्स्ट 1891 में 1891 में यही जो क़ानून है इसमें उम्र बढ़ा दी गई, 10 बरस से 12 बरस कर दी गई। ठीक है, पहले क्या था, अगर कोई 10 साल से कम उम्र के हैं तो उनकी शादी मनसूख करार दी जाती थी। लेकिन अब 1891 में 1891 में क्या किया गया, अगर किसी की उम्र 12 साल है तो 12 साल के जो भी कम उम्र के लड़के लड़कियां हैं उनकी शादी को मनसूख करार दिया गया 1891 में। ठीक है, 1891 में। नेक्स्ट 1929 में शारदा एक्ट आया। ठीक है, शारदा एक्ट, उसके ज़रिए जो अक़ल तरीन उम्र है उसकी हद और बढ़ा दी गई। क्या कर दी गई, अब 14 बरस कर दी गई। ठीक है, जो लड़के और लड़कियां हैं उनकी शादी की जो उम्र है वो कितनी कर दी गई, 14 बरस। अगर उससे कम होंगे तो उनकी शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसा 1929 के शारदा एक्ट में कहा गया। 1929 के शारदा एक्ट में कहा गया अक़ल तरीन उम्र कितनी कर दी गई, 14 बरस। कितनी, 14 बरस। नेक्स्ट उसके बाद में 1978 1978 में लड़की की उम्र कर दी गई 18 और लड़के की उम्र कर दी गई 21 साल। ठीक है, लड़की की कितनी, 18 साल और लड़के की 21 साल कर दी गई। कब, 1978 में। 1978 में इनकी जो उम्र है वो चेंज कर दी गई। फर्स्ट 10 साल, फिर उसके बाद में 12 साल हुई, फिर उसके बाद में 14 ईयर्स हो गई, 14 साल हो गई। फिर उसके बाद में क्या किया गया, लड़की की उम्र 18 साल, लड़के की उम्र 21 साल कर दी गई। क्लियर। पहला क़ानून कब आया, 1846 में, 1846 में। दूसरा क़ानून कब आया, 1891 में, 1891 में। तीसरा क़ानून कब आया, 1929 में, 1929 में। चौथा क़ानून कब आया, 1978 में, 1978 में। ठीक है, फर्स्ट क़ानून में कितनी उम्र थी, 10 बरस। सेकंड में 12 बरस, थर्ड में 14 बरस और लास्ट फोर्थ में लड़की की 18, लड़के की 21 साल कर दी गई। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे ये बंगाल के मसल्ले थे और इन्होंने बेवा बिलखुसूस जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं उनकी दोबारा शादी के लिए जद्दोजहद की। किसने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो बेवा होती है उसकी दूसरी शादी के लिए जद्दोजहद की इन्होंने। और इन्हीं की जद्दोजहद की बिना पर 1855 में 1855 में बेवाओं की शादी का क़ानून मंजूर किया गया। ठीक है, क़ानून कब मंजूर किया गया बेवाओं की शादी का, 1855 में, 1855 में। और जो विद्यासागर थे वो बचपन की शादी और एक मर्द की कई शादियों के मुखालिफत में थे। ठीक है, बचपन की शादी की मुखालिफत में थे और एक मर्द की कई शादियों पर भी ये मुखालिफ थे। नेक्स्ट 1856 में एक खातून की शादी हुई, पहली बेवा खातून की, कहाँ पर, कलकत्ता में। ठीक है, 1856 में पहली बेवा खातून की शादी हुई कलकत्ता में। तो यहाँ पर ईश्वर चंद्र सागर के इसमें हमने क्या देखा, ये बंगाल से थे। इन्होंने किस पर जोर दिया, जो बेवा की शादी है उस पर जोर दिया और इसी की बुनियाद पर एक क़ानून मंजूर किया गया बेवाओं की शादी के लिए। कब, 1855 में, 1855 में। और ये किसके मुखालिफ थे, बचपन की शादी और एक मर्द कई शादियाँ जो करता है उसके मुखालिफ थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट हम देखेंगे निज़ाम दौर में इस्लाही तहरीकात। ठीक है, निज़ाम दौर में कौन सी तहरीकात, इस्लाही तहरीकात। तो सिर्फ इसमें 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है मुहिब हुसैन ने ख़वातीन के उमूर पर मुस्लिम निस्वा जरीदे में कलमबंद किए। यानी कि जो मुहिब हुसैन है उन्होंने एक जर्नल निकाला और जर्नल में मुस्लिम निस्वा, उसका नाम क्या था, मुस्लिम निस्वा। तो उसके अंदर जो भी ख़वातीन के उमूर है उसमें उन्होंने लिखे। नेक्स्ट मुहिब हुसैन ने तालीम निस्वा की वकालत की और पर्दा निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। यहाँ पर भी सेम सेंस है कि पर्दा मीन्स जब औरतों को बाहर तालीम के लिए मतलब जाने भी नहीं दिया जाता था, सिर्फ जो बड़े घराने की ख़वातीन होती थी उनको पर्सनल ट्यूटर्स आकर पढ़ाते थे। ठीक है, वो घर में ट्यूशन्स लेती थी, लेकिन जो आम ख़वातीन हैं वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी। तो इन्होंने क्या किया, तालीम निस्वा की वकालत की और जो पर्दा निज़ाम है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि लड़कियाँ भी आगे पढ़ना चाहिए और तालीम हासिल करनी चाहिए, ऐसा इनका मानना था। किसका, मुहिब हुसैन का। और इनके मुताबिक इब्तिदा में जो पर्दे का रिवाज है सिर्फ शाही घराने में था, लेकिन बाद में आम मुसलमानों में रायज हो गया, ऐसा ये मानते थे। इनकी नज़में इस्लाही और रिवायत पर तनकीदी हुआ करती थी और इन्होंने कहा था कि हमारी जो कौम है रासिकुल अक़ीदा है और क़ुदामत पसंद है,
और क़दीम रिवायत पर सख्ती से अमल करती है। इन्होंने इत्तेहाद के लिए सूफ़ी रिवायात की वकालत भी की थी। किसने? मुहिब हुसैन ने। और इन्होंने ये कहा था कि ऐ मुहिब, वो लोग जो हिंदू और मुसलमानों में खलीज पैदा करने के लिए काम करते हैं वो जानलेवा सांप से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये किसने कहा था? मुहिब हुसैन ने कहा था। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले। ठीक है, सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले। जो सावित्रीबाई फुले हैं ये अपने शोहर ज्योतिबा फुले के साथ महाराष्ट्र में ख़वातीन के हुकूक़ के फ़रोग़ के लिए इन्होंने बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। किसने? सावित्रीबाई फुले और उनके हस्बैंड ज्योतिबा फुले। ये दोनों ने मिलकर जो महाराष्ट्र है वहाँ पर ख़वातीन के हुकूक़ के लिए बहुत सारे काम अंजाम दिए हैं। ज्योतिबा फुले 1848 में अछूत जात की लड़कियों के लिए एक स्कूल पुणे में क़ायम किया। ठीक है, जो इनके हस्बैंड है सावित्रीबाई फुले के, उनका नाम क्या है? ज्योतिबा फुले। तो उन्होंने 1848 में 1848 में जो अछूत जात की लड़कियां होती हैं ना, तो उनके लिए पुणे में एक स्कूल क़ायम किया। किसने? ज्योतिबा फुले ने। तो ज्योतिबा फुले ने तो क़ायम किया, लेकिन उसमें टीचर कौन थी? सावित्रीबाई फुले थी। ठीक है, इसमें टीचर कौन थी? सावित्रीबाई फुले थी। तो इन्होंने सावित्रीबाई को पहली उस्तादनी बनने की तरबियत की। ठीक है, उस्तादनी, टीचर। नेक्स्ट, इन्होंने ज्योतिबा फुले की वफ़ात के बाद सत्य शोधक समाज की ज़िम्मेदारी ले ली। जो ज्योतिबा फुले हैं उनकी वफ़ात के बाद उनकी जो ये वाइफ है सावित्रीबाई फुले, इन्होंने सत्य शोधक समाज की ज़िम्मेदारी ली। ठीक है, कौन सा समाज की? सत्य शोधक समाज की ज़िम्मेदारी ली। और वो क्या करती थी? जलसों की सदारत भी करती थी और जो भी काम करने वाले हैं उनकी रहनुमाई करती थी और जो ताउन से मुतासर अफराद हैं उनके लिए काम भी करती थी। और ताराबाई शिंदे सावित्रीबाई की साथी थी। ठीक है, ताराबाई शिंदे कौन थी? सावित्रीबाई की साथी थी। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे पंडिता रमाबाई सरस्वती। ठीक है, पंडिता रमाबाई सरस्वती, ये भी महाराष्ट्र में पैदा हुई और इनके जो वालिद थे उन्होंने क्या किया? संस्कृत की मुक़द्दस किताबों को पढ़वाया था इनके वालिद ने। इनके वालिद के बाद जो रमाबाई और इनके भाई थे दोनों सारे हिंदुस्तान में दरबदर भटकते रहे। इन्होंने बंगाल और कलकत्ता का सफ़र भी किया और इंग्लैंड और अमेरिका का तनहा दौरा भी किया। किसने? पंडिता रमाबाई ने। और इन्होंने शारदा आसन, ठीक है, शारदा आसन बेवाओं की तालीम के लिए मुंबई में क़ायम किया। शारदा आसन मतलब क्या? दरअसल ये आश्रम है। ठीक है, एक आश्रम है जो किसने क़ायम किया? पंडिता रमाबाई सरस्वती ने। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मुस्लिम ख़वातीन में तालीम। जो मुस्लिम ख़वातीन हैं 20वीं सदी की इब्तिदा से मुस्लिम ख़वातीन जैसे भोपाल की बेगमात ने औरतों की तालीम के लिए काबिल ज़िक्र किरदार अदा किया। किसने? भोपाल की बेगमात ने। और दूसरी मुमताज़ बेगम रुक़ैया शौकत हुसैन ने पटना और कलकत्ता में मुस्लिम ख़वातीन के लिए मदारिस का आगाज़ किया। किसने? रुक़ैया शौकत हुसैन ने। कहाँ पर? पटना और कलकत्ता में जो मुस्लिम ख़वातीन हैं उनके लिए स्कूल्स का आगाज़ किया। क्लियर। और वो बेखौफ़ी से दकियानुसी ख़यालात पर तनक़ीद करती थीं। इनका एहसास था कि हर अक़ीदे के रहनुमा ने ख़वातीन को कमतर मुक़ाम दिया है। इन समाजी मुसल्लिहीन की कोशिशों के सबब लड़कियों के लिए बहुत सारे मदारिस और कॉलेजों का क़याम अमल में आया। ठीक है, मुस्लिम ख़वातीन में तालीम में सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। जो भोपाल की बेगमात थी उन्होंने तालीम के लिए ज़ोर दिया और दूसरी तरफ कौन? मुमताज़ बेगम रुक़ैया शौकत हुसैन, इन्होंने पटना और कलकत्ता में मदारिस क़ायम किए। नेक्स्ट हम देखेंगे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले कौन है? सावित्रीबाई फुले के हस्बैंड हैं। ठीक है, अभी हमने जो पढ़ा था सावित्रीबाई फुले, उनके हस्बैंड हैं ज्योतिबा फुले और इन्होंने सत्य शोधक समाज को क़ायम किया था। कौन सा समाज को? सत्य शोधक समाज को क़ायम किया था ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, ज्योतिबा फुले का जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ और इन्होंने जो ईसाई मिशनरी के मदरसे होते हैं वहाँ पर तालीम हासिल की। और इन्होंने जो शोदर है यानी कि जो मेहनत कश तबक़ात है और जो अति शोदर है जिनको अछूत समझा जाता है, इन दोनों को मुत्तहिद होने के लिए कहा। ठीक है, इनका मानना क्या था कि ये दोनों मुत्तहिद होना चाहिए। कौन कौन? शोदर और अति शोदर। सत्य शोधक समाज को किसने क़ायम किया? ज्योतिबा फुले ने। ठीक है,
और इन्होंने क्या किया, जो महार ज़ात है और जो मांग ज़ात है उनकी लड़कियों के लिए मदारिस भी क़ायम किए। जो महार ज़ात है, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, उनका ताल्लुक़ भी महार ज़ात से था। तो ये जो कम ज़ात के लोग हैं उनके लिए, उनकी लड़कियों के लिए स्पेशली मदारिस क़ायम किए ज्योतिबा फुले ने। और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, मतलब कई किताबें लिखी थी, उसमें एक है ग़ुलामगिरी, ठीक है, ग़ुलामगिरी। और इन्होंने जो भी ज़ात पात के निज़ाम है उस पर नुक्ताचीनी की थी और इसे ग़ुलामी से महमूल किया था। और जो ज्योतिबा फुले हैं और सत्यशोधक जो समाज है, इसने निचली ज़ात के जो भी बच्चे हैं ख़ुसूसी, उनके लिए ख़ुसूसी मदारिस, कॉलेजेस और अक़ामत गाहों की क़याम की मुहिम भी चलाई थी, ठीक है, ज्योतिबा फुले ने। और जो सत्यशोधक समाज के मानने वाले हैं, जो यानी कि इनके मानने वाले थे, उन्होंने। और वहाँ पे जो असातिज़ा होते थे वो भी निचली ज़ात से ही होते थे। और वहाँ पर तहरीरी मुकाबले, बहस व मुबाहिसे और फ़न व ख़ताबत वग़ैरह का इनेक़ाद किया जाता, ताकि जो बच्चे हैं उनके अंदर इज़्ज़त नफ्स का जज्बा और ख़ुद एतमादी पैदा हो सके। और इन्होंने ये अपील की थी निचली ज़ातों से कि जो ब्राह्मण्स वग़ैरह हैं उनके बग़ैर शादी ब्याह और जो भी मरने के बाद की जो रसूमात होती हैं वो अदा ख़ुद से करें, ठीक है, यानी ब्राह्मणों पे डिपेंड ना रहें, ऐसा कहा ज्योतिबा फुले ने। क्लियर। तो ज्योतिबा फुले में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि महाराष्ट्र में पैदा हुए और इन्होंने सत्यशोधक समाज की बुनियाद डाली। और इन्होंने जो बुक लिखी थी वो थी ग़ुलामगिरी, ठीक है, बुक का नाम क्या है, ग़ुलामगिरी। नेक्स्ट हम देखेंगे नारायण गुरु, ठीक है। नेक्स्ट कौन है, नारायण गुरु। ये मजहबी रहनुमा थे और इनके जो वालिद थे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, ठीक है, इनके वालिद क्या थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। और इनके वालिद स्कूल चलाते थे, वहाँ पर ही नारायण गुरु ने तालीम हासिल की थी। और नारायण गुरु ने जो निचली ज़ात के लोग हैं वो क्या करते हैं, शराब तैयार करते हैं और देवी माता वगैरह की पुरसतिश करते हैं और जो भी सालाना क़ुरबानियाँ वगैरह देते हैं, तो ये सब चीज़ों को तर्क करना चाहिए, ऐसा कहा नारायण गुरु ने। और इन्होंने मंदिर तामीर किए जहाँ पर ज़ात पात का इम्तियाज़ी सुलूक नहीं था। बग़ैर ब्राह्मण पुजारियों के सीधे साधे क्या करते थे, वहाँ पर रसूमात अंजाम दी जाती थी। और इन्होंने ये भी कहा कि जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए मदरसों की तालीम मंदिरों की तालीम से ज़्यादा अहम है। बहुत ही सही बात कही इन्होंने। क्या कहा इन्होंने, जो मदरसों की तालीम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि जो मंदिरों की तामीर है, ठीक है। मंदिरों की तामीर से ज़्यादा अहम क्या है, मदरसों की तालीम है। और जल्द ही इनके मानने वालों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा होने लगा। इनकी जो दानिश्वरी और रूहानियत से दूसरी ज़ात के लोग भी इनसे मुतासिर होने लगे। क्लियर। नेक्स्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये महाराष्ट्र में पैदा हुए और आला तालीम के लिए अमेरिका और इंग्लैंड भी गए थे। फिर रिटर्न होकर वकील बने और मुअल्लिम की हैसियत से काम कर रहे थे। 1927 में इन्होंने अवामी तहरीक का आगाज़ किया। 1927 में इन्होंने क्या किया, अवामी तहरीक का आगाज़ किया। अवामी तहरीक का आगाज़ किसने किया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है। जो दलितों को अवामी मकामात से पानी लेने की सहूलत, मंदिरों में दाखिले के लिए आवाज़ बुलंद की, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। और इन्होंने क्या किया, जो दलित है उनको मुनज़्ज़िम किया। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हुकूमत ने एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया 1932 में, 1932 में। वहाँ पर उन्होंने बहस की कि दलित जो है अलहदा वोट डालेंगे और जो मुक़न्नना है उसके लिए दलित के उम्मीदवार भी अलहदा से वो इंतखाब करेंगे। तो इसको अंग्रेज़ों ने इस मुतालबे को तस्लीम कर लिया था, लेकिन जो महात्मा गांधी थे उन्होंने इसकी मुखालिफत की और लास्ट में एक मुआहदा तय पाया कि जो दलित हैं उनके लिए रिज़र्वेशन मख्तस किया जाएगा, अलहदा नशिस्तें होंगी और जिसके लिए सब, मतलब सिर्फ दलित नहीं, सब अपना अपना वोट इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा एक मुआहदा तय पाया कब, 1932 की कॉन्फ्रेंस में, 1932 की कॉन्फ्रेंस में। और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, इन्होंने दलितों के मफादात की नुमाइंदगी के लिए एक पार्टी भी तश्कील दी। उसका नाम है आज़ाद मज़दूर पार्टी, ठीक है, आज़ाद मज़दूर पार्टी। किसने तश्कील दी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। और गांधी जी ने भी क्या किया, 1932 के आसपास, 1932 के आसपास एक तहरीक शुरू की जो छूत छात के ख़िलाफ़ शुरू की, ठीक है, किसने, गांधी जी ने। और इन्होंने जो दलित है उनको हरिजन कहा, ईश्वर की औलाद। हरिजन मतलब क्या, ईश्वर की औलाद, यानी कि जो भी अछूत जात के लोग हैं उन्हें कहा हरिजन, ईश्वर की औलाद। जो गांधी जी है वो दलितों के लिए मंदिरों और पानी के वसाइल और मदारिस तक रसाई चाहते थे। तो इस ही मुहिम को कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर चलाया और लाखों दलितों को कौमी तहरीक में शामिल किया, ठीक है। और जो अम्बेडकर थे, इनको आज़ादी के बाद में
पहले वज़ीर क़ानून की हैसियत से मदऊ किया गया। पहले वज़ीर क़ानून कौन है? अम्बेडकर। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके चेयरमैन यानी कि सदर नशीन भी कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। लास्ट में इन्होंने क्या किया? बुद्ध मत को इख्तियार कर लिया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में इन्होंने बुद्ध मत को कबूल कर लिया। किसने? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट हम देखेंगे भाग्य रेड्डी वर्मा। नेक्स्ट कौन है? भाग्य रेड्डी वर्मा। ये तेलंगाना के दलित रहनुमा है, ठीक है, तेलंगाना के फेमस है ये भाग्य रेड्डी वर्मा। इन्होंने भी क्या किया? जो दलित लोग हैं उनके हुकूक़ के लिए जद्दोजहद की। किसने? भाग्य रेड्डी वर्मा ने। और इनका मानना ये था कि जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के असल बाशिंदे ही दलित हैं, ठीक है, असल बाशिंदे कौन हैं? दलित है। और इन्होंने कहा कि दलित अपने आप को आदि हिंदू बुलाएं। क्या बुलाएं? आदि हिंदू बुलाएं। इसकी अपील की भाग्य रेड्डी वर्मा ने। नेक्स्ट जो भाग्य रेड्डी वर्मा है, इन्होंने 1906 में जगन मित्रा मंडली की शुरुआत की। कौन सी मित्रा मंडली? जगन मित्रा मंडली की शुरुआत की। और ये क्या करने लगे? दलितों में जो लोकगीत होते हैं, गीत वगैरह, उसके ज़रिए आगाही पैदा करने लगे। कौन? भाग्य रेड्डी वर्मा। और इन्होंने जो तमाम दलित है उनको बुद्ध मत कबूल करने की तरगीब दी। कौन सा मज़हब? बुद्ध मत। बुद्ध मत इख्तियार करने की तरगीब दी भाग्य रेड्डी वर्मा ने। क्लियर? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आरिगे रामास्वामी। ये हैदराबाद के दलित कायद थे। कौन? आरिगे रामास्वामी। और ये आचाला सिद्धांता और ब्रह्मो समाज के पैरोकार थे। कौन? आरिगे रामास्वामी। किसके? आचाला सिद्धांता और ब्रह्मो समाज के पैरोकार थे आरिगे रामास्वामी। और इन्होंने संत बाला समाज की बुनियाद डाली। कौन से समाज की? संत बाला समाज की बुनियाद डाली। और इसके अलावा इन्होंने आदि हिंदू जाति उन्नति सभा की भी बुनियाद डाली। आदि हिंदू जाति उन्नति सभा की भी बुनियाद डाली। किसने? आरिगे रामास्वामी ने। और इन्होंने कहा कि जो जोगनी निज़ाम है और जो जानवरों की कुर्बानी है, जो बच्चों की शादी है, ये तमाम चीज़ों का ख़ात्मा होना चाहिए। उसके ख़िलाफ़ इन्होंने मुहिम भी चलाई। किसने? आरिगे रामास्वामी ने। नेक्स्ट हम देखेंगे ईश्वर बाई। कौन सी बाई? ईश्वर बाई। हैदराबाद की ख़वातीन की सियासत में शिरकतदारी कम नहीं थी। इनमें से एक है ईश्वर बाई। ईश्वर बाई पसमानदा तबक़ात की अजीम क़ायद थी। कौन? ईश्वर बाई, ठीक है, मतलब ये पॉलिटिक्स में थी और ये अम्बेडकर की पैरोकार थी। इन्होंने रिपब्लिक पार्टी इंडिया की सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी है। रिपब्लिक पार्टी इंडिया की सदर की हैसियत से किसने खिदमत अंजाम दी है? ईश्वर बाई ने। और 1950 में सिकंदराबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की काउंसलर भी मुंतखब हुई है। 1950 में जो सिकंदराबाद है उसकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की काउंसलर मुंतखब हुई ईश्वर बाई। कब? 1950 में, 1950 में। फिर 1950 में ही 1950 में ही ख़वातीन के लिए इन्होंने वर्क सेंटर्स कायम किए, ठीक है, वर्क सेंटर्स कायम किए। उसमें कसीर तादाद में जो ख़वातीन हैं वो टेलरिंग सीखती थी और जो भी दूसरे क्राफ्ट्स वगैरह है उसकी वहाँ पर तरबियत दी जाती थी, ठीक है। वर्क सेंटर्स किसने कायम किए? ईश्वर बाई ने। कब? 1950 में, 1950 में। और इन्होंने क्या किया? अपने सरमाए से चिंताबाई चिलकलगुड़े में स्कूल कायम किया। कौन सा स्कूल? चिंताबाई, ठीक है, चिलकलगुड़े में स्कूल कायम किया, मतलब ख़ुद के पैसों से, और हुकूमत को अतिये में दे दिया, ठीक है। वो स्कूल किसको दे दिया? हुकूमत को दे दिया। किसने? ईश्वर बाई ने, ठीक है। और इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वेलफेयर ICSW की मोतमद और रेड क्रॉस सोसाइटी के रुकन की हैसियत से भी इन्होंने खिदमत अंजाम दी। मोतमद मतलब क्या? सेक्रेटरी। ये किसकी सेक्रेटरी थी? इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वेलफेयर ICSW, उसकी सेक्रेटरी थी। कौन? ईश्वर बाई। नेक्स्ट ये रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उसकी रुकन की हैसियत से भी इन्होंने खिदमत अंजाम दी थी। और इन्होंने वुमेन चाइल्ड वेलफेयर की चेयरमैन की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी। और इन्होंने जो RTE है, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, बच्चों के लिए मुफ्त आला तालीम, तो उसके क़ानून की भी हिमायत की थी। किसने? ईश्वर बाई ने। और इन्होंने बहैसियत रुकन क़ानून साज असम्बली, ठीक है, क़ानून साज असम्बली की हैसियत से भी काम किया था इन्होंने। मतलब क्या? ये MLA थी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन? ईश्वर बाई। और इन्होंने जो भी तेलंगाना को अलहदा रियासत का दर्जा जब मांग रहे थे तो वो दिलवाने के लिए भी इन्होंने जद्दोजहद की, ईश्वर बाई ने। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा इसमें? ईश्वर बाई के इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स थे। फर्स्ट तो ये पसमानदा तबक़ात की अजीम क़ायद थी। नेक्स्ट किसकी पैरोकार थी? अम्बेडकर की पैरोकार थी।
और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की सदर थी और सिकंदराबाद जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसकी काउंसलर भी थी। और जो ख़वातीन हैं उनके लिए इन्होंने वर्क सेंटर्स भी क़ायम किए थे और इन्होंने स्कूल भी क़ायम किया था चिंताबाई चिलकलगुड़े में। और ये सेक्रेटरी भी थी किसकी, इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वेलफेयर की। और जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसकी रुकन भी थी और वुमेन चाइल्ड वेलफेयर की चेयरमैन भी थी। और इन्होंने RTE की हिमायत भी की थी और ये MLA भी थी, रुकन क़ानून साज असम्बली भी थी। और इन्होंने जो तेलंगाना है उसको अलहदा रियासत का दर्जा दिलवाने में भी जद्दोजहद की थी। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे ईश्वर बाई के रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखेंगे TN सदालक्ष्मी। TN सदालक्ष्मी ये लास्ट है। जो TN सदालक्ष्मी हैं ये दलित सियासी कायद थी, ठीक है, ये भी पॉलिटिशियन थी और आर्य समाज की कारकुन थी। कौन, TN सदालक्ष्मी। और ये कानून साज असम्बली की रुकन भी मुंतखब हुई थी और ये बहैसियत वज़ीर और डिप्टी स्पीकर के खिदमात भी अंजाम दिया था इन्होंने। जो सदालक्ष्मी थी इन्होंने आरागी रामास्वामी जो थे जिसके बारे में हमने पढ़ा था उनके साथ मिलकर जो दलित तबका थे उनकी तालीम और उनकी माशी तरक्की के लिए काम भी किया था। सदालक्ष्मी ने किसके साथ मिलकर काम किया था, आरागी रामास्वामी के साथ मिलकर। और इनका जो शुमार है वो तेलंगाना में दलितों की तरक्की में हिस्सा लेने वाली इब्तदाई शख्सियात में होता है। और ये तेलंगाना प्रजा समिति की नायब सदर भी थी। कौन, TN सदालक्ष्मी, ठीक है। तो इसी तरह से जो तहरीक आज़ादी थी उसमें भी अहम ख़वातीन थी, जैसे कि कल्पना दत्त थी, अरुणा आसिफ अली थी और कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी, सरोजनी नायडू थी और कमला देवी चिट्टोपाध्याय। ये चंद ख़वातीन थी जिन्होंने तहरीक आज़ादी में अहम रोल अदा किया था। क्लियर। तो ये था 19th चैप्टर समाजी व मजहबी इस्लाही तहरीकें। काफ़ी बड़ा चैप्टर था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है।